नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, अभी कल मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो सुबह-सुबह देखा, बल्कि आज ही सुबह देखा। अगर ये वीडियो कल देख रहे हैं, यानी मॉर्निंग में आप देख रहे हैं, तो कल की मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने यूट्यूब अपना सर्च किया, तो यूट्यूब पे सबसे ऊपर एक वीडियो मेरे सामने आया, जिसके अंदर जी न्यूज़ का वो वीडियो था, जिसमें डीएनए उनका एक प्रोग्राम आता है। और उसमें एक पत्रकार साहब, आरसीएम के एक जो लीडर हैं रवि ओपी शर्मा, उनके खिलाफ जो है उन्होंने वो वीडियो बनाया था कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उसके अंदर रवि ओपी शर्मा हैं और ये अपनी इनकम 100 करोड़ रुपए बताते हैं। और इसके साथ साथ इनका बहुत सारी गाड़ियों का जिक्र करते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों का जिक्र करते हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने बोली। और उसके साथ साथ उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को लपेट दिया कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग में ठगे जाते हैं, जिसका मैं भी खंडन करता हूं कि वो जो उन्होंने बात बोली उसमें 99% जो चीज़ें थी वो गलत बोली। उनके पास कोई रिसर्च नहीं थी, उनके पास किसी भी तरीके की कोई अपनी एक अच्छा सा सोर्स नहीं थे। बस ऐसे ही उन्होंने कहीं से सुना और किसी ने बोला और वो गलत तथ्यों के आधार पर उन्होंने वीडियो बना दिया। तो मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला। वो पोस्ट क्या था, उसके बाद मैं आपसे आगे की चर्चा करूँगा। तो मैंने पोस्ट डाला, मैं पोस्ट को आपको पढ़ के बताता हूँ कि लो जी, अब आरसीएम कंपनी और रवि ओपी शर्मा को जी न्यूज़ पर केस करना चाहिए, क्योंकि जी न्यूज़ ही कह रहा है कि रवि ओपी शर्मा झूठ बोल रहा है। ये मैंने शुरू में ही लिखा है। अब जैसे ही मैंने पोस्ट डाला, तो मैं इसीलिए बोलता हूं, ज़्यादातर कंपनियों में ना लीडर काम नहीं करते हैं, ज़्यादातर कंपनियों में अंधभक्त काम करते हैं। पढ़े लिखे गंवार लोग काम करते हैं। पढ़े लिखे होने के बाद भी जो गंवार है ना, वो लोग काम करते हैं। अब इस पोस्ट को पढ़ने की गनीमत उनकी कंपनी के किसी भी लीडर ने नहीं करी, बस नीचे आके कमेंट करना शुरू कर दिया। सर, आप जानते हैं रवि ओपी शर्मा कौन है? उन्होंने 100 करोड़ इनकम नहीं बोली, उन्होंने 100 करोड़ टर्नओवर बोला। जैसे मैं तो दूध पीता बच्चा हूं, मैंने तो वीडियो देखी नहीं। हम तो पिछले 1 महीने से उनकी वीडियो देख रहे हैं और हम तो ये देख के हैरान हैं कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा आके रवि ओपी शर्मा की वीडियो को ट्रोल कर रहा है और मीम्स बना के डाल रहा है। आपने क्या कर लिया 1 महीने के अंदर? उसके बावजूद भी एक वीडियो वायरल हुई, फिर दूसरी बार, फिर दूसरी वीडियो वायरल हुई, तीसरी, चौथी, हर वीडियो के अंदर उनकी सबसे ज़्यादा आज की डेट में जो सोशल मीडिया पे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर किसी एक लीडर को अगर ट्रोल किया गया है, तो वो सबसे बड़े लीडर हैं रवि ओपी शर्मा, ये बन गए। शायद रूपांतरण यात्रा जो आरसीएम की निकली है, उससे भी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी जितनी रवि ओपी शर्मा के माध्यम से इस इंडस्ट्री में आज की डेट में मिल रही है। तो मैंने तो खंडन किया ना, मैं तो बोल रहा हूं यहां पे, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं? आप आरसीएम से जलते हैं, आप आरसीएम के खिलाफ बात करते हैं, आप इस इंडस्ट्री के खिलाफ बात करते हैं, आपकी कंपनी नहीं चल रही है, आप 6 कंपनियां बदल चुके हो। अरे भाई, पहले पढ़ तो लो। इसीलिए मैं तुम्हें मूर्ख बोलता हूं, इसीलिए मैं तुम्हें अंधभक्त बोलता हूं, इसीलिए मैं तुम्हें पढ़ा लिखा गंवार बोलता हूं। आज फिर बोल रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो यहां तो मैं खुद बोल रहा हूं ना कि अगर आपने सच बोला है तो भाई जी न्यूज़ पे जाके केस करो। फिर मैं आगे इसमें लिखता हूं, मैंने लिखा है लाइन, मुझे तो इस न्यूज़ में कई बातें गलत लगी जो न्यूज़ एंकर ने बोली। मैं खुद बोल रहा हूं कि न्यूज़ एंकर ने जो बात बोली, वो मुझे तो उसमें से कई बातें जो हैं वो गलत लगी। ठीक है, लेकिन सवाल सही गलत का नहीं है। सवाल इस बात का है कि एक तरफ तो सुरेंद्र वस्त जैसे लोग अपने पॉडकास्ट में सवाल करते हैं कि लोगों को गाड़ियां दिखाकर बिजनेस में क्यों जोड़ा जाता है। सुरेंद्र वस्त जी ने कई बार अपने पॉडकास्ट चैनल पे अलग कंपनियों के जो लीडर आते हैं उनसे सवाल किया है कि भाई साहब, ये जो गाड़ियां दिखाते हैं जो लोग, उसको आप कैसा मानते हैं? जो बड़े बड़े चेक स्टेज से दिखाते हैं, अपने चेक की बात करते हैं, अपनी गाड़ियों की बात करते हैं, उनको आप कैसा मानते हैं? दूसरी कंपनी वाले कहते हैं कि नहीं, ये दिखा के बिजनेस नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है? क्यों सुरेंद्र वस्त जी ये सवाल पूछते हैं इस तरीके के? क्योंकि बहुत सारे लोग आरसीएम में जब इनकम नहीं आती, वो छोड़ के दूसरी कंपनियों में जाते हैं, और जब दूसरी कंपनियों में जाते हैं, वहां पे मर्सिडीज भी आ रही है, ऑडी भी आ रही है, बीएमडब्ल्यू भी आ रही है, बड़े बड़े चेक भी दिखाते हैं। उतने बड़े चेक आरसीएम में आज तक किसी के नहीं आए। उतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आरसीएम के लीडर्स को आज तक नहीं आई, जो 20-20 साल से काम कर रहे हैं, जो दूसरी कंपनियों में 5-5 साल में लोग ले रहे हैं। तो जब टीमें टूटती हैं तो इस तरीके के सवाल रखे जाते हैं। तो मैं सुरेंद्र वस्त जी से एक सवाल कर रहा हूं कि मैंने आपके सवाल को 100% सच माना, सही मान लिया कि भाई आप सही आवाज उठा रहे हैं कि भाई गाड़ियों का प्रचार नहीं करना चाहिए। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं, और उन्हीं की कंपनी का टॉप लीडर जो सुरेंद्र वस्त का भी अपलाइन है, यानी रवि ओपी शर्मा, आज सबसे ज्यादा वायरल है अपनी गाड़ियों, अपनी घड़ियों और अपने बंगले की चर्चा करते हुए। तो ये दोहरा चरित्र कहां से आ गया? सबसे पहले तो आप रवि ओपी शर्मा जी को समझाइए ना कि आप क्यों कर रहे हो। एक इनकी कंपनी के लीडर हैं, किसी दिन वीडियो लगा के मैं आपको दिखाऊंगा, शाहबुद्दीन इनकी कंपनी के लीडर हैं, वो स्टेज से बोल रहे हैं, 100, 200, 300 आदमी सामने बैठे हैं
कि जो कंपनियां गाड़ियों की प्रचार करते हैं, ये सब कुछ मोटिवेशन के दम पे बिजनेस निकाल के लाते हैं, हमारे आरसीएम में ये संस्कार हमें नहीं दी जाते हैं, हम गाड़ियों की बात नहीं करते हैं, हम चेक की बात नहीं करते हैं, हम संस्कार की बात करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं गाड़ियों की चर्चा मत करो, अपने घर की चर्चा पहले करो। तो भाई सबसे पहले तो संस्कार आप रवि ओपी शर्मा जी को दीजिए। ये क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं? तो यहां तक भी मैंने कोई गलत नहीं लिखा, क्योंकि सुरेंद्र वत जी सवाल उठाते हैं तो सबसे पहले तो आपकी कंपनी से सवाल उठता है। सर, सबसे ज्यादा गाड़ियों की बात, सबसे ज्यादा घड़ियों की बात, सबसे ज्यादा बंगलों की बात, सबसे ज्यादा इनकम की बात रवि ओपी शर्मा जी कह रहे हैं। और बड़ा दुख होता है, मजाक उड़ता है इस इंडस्ट्री का कि एक वीडियो में रवि ओपी शर्मा जी कह रहे हैं कि मेरे बैंक के अंदर 25 साल से जो बैंक मैनेजर काम कर रहा है वो मुझसे सवाल करता है कि आप पैसा डालने कभी आते नहीं हो और निकालते हो, डालने तो कभी आते नहीं हो 25 साल। और दूसरी वीडियो के अंदर दूसरे सेमिनार में कर रहे हैं कि मेरा बैंक मैनेजर जो 45 साल से, वो कह रहा है 45 साल में मैंने आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं देखा कि जो बैंक में पैसा ना डालते और पैसा निकालता हो। तो ये दोनों बातें गलत हैं। 25 साल है, 45 साल है, यार आप खुद देख लो। तो मजाक तो पूरी इंडस्ट्री की उड़ रही है। अब मैं आगे लिखता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि रवि ओपी शर्मा को कंपनी बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि शक होता है, क्योंकि उनके पिताजी के साथ भी आरसीएम कंपनी का बहुत साल विवाद रहा। उसके बाद उनकी आईडी को खोला गया। जब मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया था उस वक्त पे रवि ओपी शर्मा का कहीं नाम नहीं था, लेकिन हमारी कंपनी बताया करती थी कि एक लीडर ओपी शर्मा हुआ करते थे जो कंपनी की फर्स्ट आईडी थी, और उनको कंपनी ने उनकी आईडी टर्मिनेट कर दी। तो हमने पूछा भी टर्मिनेट क्यों किया? जगदीश शर्मा और उर्मिल शर्मा मेरी अपलाइन थे, स्टार रूबी रैंक पे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई रवि ओपी शर्मा जो है उन्हें बहुत घमंड आ गया था, उनको ऐसा लगने लगा था आरसीएम उनके दम पे ही चल रही है। तो टीसी छाबड़ा जी से बदतमीजी से बात किया करते थे। और एक दिन उन्होंने क्या किया कि गुस्से में कंपनी को छोड़ दिया, और एक एसओबीएम करके एक कंपनी उस वक्त चल रही थी, उसको उन्होंने लॉन्च करा दिया और दूसरी कंपनी में चले गए। तो उनकी आईडी को बंद कर दिया गया, वरना आज उनका बहुत बड़ा चेक होता। वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको कहीं भी बहुत बड़ी इनकम नहीं मिल रही है। ये सब लीडर बताया करते थे अपने सेमिनार में, उस वक्त बताया करते थे कि ओपी शर्मा जैसी गलती मत करना, उनकी आज आईडी बंद हो चुकी है, उनके नीचे करोड़पति हो गए हैं, लेकिन उनको यहां से कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन बाद में अभी मुझे एक लीडर ने बताया, जब मैंने अभी एक वीडियो बनाया था सुरेंद्र और मुकेश कटारी जी के लिए, तब मेरे को आरसीएम के एक लीडर का फोन आया, बहुत बड़े लेवल पे, कह रहा है जी मेरे साथ भी यही गलती हुई थी, मेरी भी आईडी बंद कर दी कंपनी ने। ठीक है, उन्होंने बताया कि ये जो ओपी शर्मा जी की जो आईडी खुली है ये कोर्ट के थ्रू खुली है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मुझे किसी ने बताया, सोर्स के माध्यम से पता लगा कि ओपी शर्मा जी के ने बाद में कोर्ट में केस डाला है, और उसके बाद आरसीएम ने कहीं जाके उनकी आईडी को खोला। या मैं कह रहा हूं प्यार से भी खुल गया, चलो कोर्ट वाली बात को साइड में कर देते हैं, प्यार मोहब्बत से बाद में ओपी शर्मा जी की आईडी खोल दी गई। अब ओपी शर्मा जी एक्सपायर हो गए तो बेटे के नाम से आईडी ट्रांसफर हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर कोर्ट के थ्रू वाकई उन्होंने झगड़ा करके या केस लड़ने के बाद या दबाव में, प्रेशर में उस आईडी को वापस लिया है, तो भाई कंपनी तो कभी चाहती नहीं थी कि करोड़ों रुपए का चेक जो उनके अकाउंट में जाए। तो कहीं ये साजिश तो नहीं चल रही रवि ओपी शर्मा के खिलाफ कि खुद ही पैसे दे के? मेरी एक सोच है, ये है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा कि खुद ही पैसे देके भाई ये न्यूज इस तरीके की वायरल करवाई जा रही है, बाद में उसकी आईडी टर्मिनेट कर दें। भाई आपकी वजह से आरसीएम को बहुत नुकसान हो रहा है। अभी हो सकता है उसके पीछे इनकम टैक्स वाले भी लगा दें, भाई इतनी इनकम बोल रखी है, इतनी इनकम तो इसको आती नहीं है, हमने तो दी नहीं, आप इसके अकाउंट चेक करो, है ना, इसको जेल में भेजो, इनको ये करो, कुछ भी हो सकता है। तो कहीं मेरा एक सवाल है, कहीं ओपी शर्मा की आईडी, रवि ओपी शर्मा की आईडी को कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी बंद करने जा रही है, क्योंकि उनके पिताजी के साथ आरसीएम कंपनी का बहुत सारा विवाद रहा और उसके बाद उनकी आईडी को खोला गया। तो ये भी एक साजिश हो सकती है। आप दूसरों के बारे में बोल रहे हो कि जी न्यूज को पैसा नहीं गया, या कुछ लीडर आके बोल रहे हैं इनके कि जी न्यूज पैसा खाने के चक्कर में कर रही है, ये कर रही है। तो भाई जब पहले आपकी कंपनी बंद हुई थी उस वक्त भी आपने ये ब्लेम लोगों पे लगाया था कि ये कांग्रेस के नेता थे, उनको जमीन चाहिए थी, वो जमीन टीसी छाबड़ा जी ने खरीदी थी, टीसी छाबड़ा जी ने मना कर दिया, उन्होंने उठा के केस डलवा दिया फर्जी, और हमारी कंपनी बंद हो गई। न्यूज़पेपर में यह आया कि भाई आपके पास जो गरीबों को गेहूं था, वो गेहूं जो बांटा जाता था उसके कट्टे मिले आपके पास। आपने बोला नहीं ऐसा नहीं था, उस टाइम भी पैसा चाहते थे और अब भी जी न्यूज को पैसा चाहिए, इसलिए जी न्यूज झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो जी न्यूज की तो सारी बातें ही गलत है, मैं खुद बोल रहा हूं। अब मेरा एक सवाल रवि ओपी शर्मा जी से मैंने रखा, यदि सही है, रवि ओपी शर्मा जी सही हैं, तो उन्होंने खुद जो दावे अपनी आमदनी को लेकर किए हैं वो सही हैं, तो क्या वो जी न्यूज पे कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मेरी सोच है, ना तो आरसीएम उनके ऊपर कोई एक्शन लेगी और ना रवि ओपी शर्मा उनके ऊपर कोई एक्शन लेंगे। अगर लेते हैं वेल एंड गुड, मैं उनको सपोर्ट करूंगा, मैं उनका साथ दूंगा, मैं भी खुल के जी न्यूज के खिलाफ जो है वो सोशल मीडिया पे अभियान चलाऊंगा। लेकिन मुझे 1% भी विश्वास नहीं है कि ये उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि अगर उनके खिलाफ एक्शन लिया तो और परतें भी खुलेंगी, फिर इन सबका जीएसटी भी चेक होगा, फिर इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी चेक होगी, फिर इनका टर्नओवर भी चेक होगा, फिर इनके वादे भी चेक होंगे, फिर इनके पुराने जो केसेस
चल रहे थे, वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं खुल के आएंगी। तो इस वजह से ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी 100% परफेक्ट होकर काम नहीं करती। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये एक्शन लेते हैं तो मैं सपोर्ट में खड़ा हूं। मैं कहता हूं कि बहुत बढ़िया, और मेरे खिलाफ अगर इस तरीके का कोई बना दिया होता तो भाई मैं तो बैंड से बैंड बजा देता, जबकि मैं तो कुछ भी नहीं इस इंडस्ट्री के अंदर। बाकी नंबर धीरे धीरे सभी का आएगा, क्योंकि 100% सच तो कोई भी कंपनी का लीडर नहीं बोल रहा। कौन बोलता है 100% सच, मुझे बता दीजिए, ठीक है। तभी इस इंडस्ट्री को कोई भी आकर कुछ भी बोल के चला जाता है। एक इंसान जिसके 100 सब्सक्राइबर नहीं है ना भाई साहब, वो भी आके आपका मीम्स बना के चला जाता है, 1 करोड़ रुपए कमाने वाले का मीम्स बना के चला जाता है। और अब तो लाइन लगती है, क्यों? क्योंकि आप इस तरीके की हरकतें सोशल मीडिया पे आके करते हो। अभी एक लड़के की वीडियो वायरल हो रही है ना, आप में से कितने लोगों ने उस लड़के की वीडियो को वायरल किया? शायद AWPL के अंदर था वो छोटा सा लड़का, और वो ऐसे करके, साला देखो 2026 में, साला 2026 के अंदर देखना, साला डायमंड बन के तुम्हारे सामने आऊंगा। अभी उसी लड़के का वीडियो वायरल हो रहा है कि भाई साहब मेरी वीडियो को वायरल मत करो, मैं वही लड़का हूं, मैं अब लॉ कर रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं छोड़ चुका हूं, मुझे स्टेज पे चढ़ाया गया था, मुझसे ये बुलवाया गया था, और भाई अब 2026 आ गया, मैं कोई करोड़पति नहीं बन रहा हूं, कोई डायमंड नहीं बन रहा हूं। उस छोटे से बच्चे को जो गलत बोल रहा था, साला वर्ड यूज कर रहा था, उसको कई लीडर ने, कई लोगों ने अपने फेसबुक पोस्ट पे पोस्ट किया कि ये देखो जी डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है। आज क्या हुआ? आज आपकी बेइज्जती हो रही है। वही लड़का कह रहा है मैं डायमंड नहीं बनाऊं। अब क्या बोलोगे? इससे काम नहीं हुआ भाई। छोटे छोटे बच्चों को आप गुमराह करोगे। अभी ओपी शर्मा को मैंने देखा है, छोटे बच्चे के कंधे पे हाथ रख के वो बोल रहा है, उसके फादर को समझा रहा है, किसी और को समझा रहा है कि ये बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है, अभी नहीं संभले, कल को ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा मार्केट गिर जाए, मार्केट में काम धंधा ना रहा हो, आपके पास पैसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो आपको फांसी पे चढ़ के आत्महत्या करनी पड़े। ये सेमिनार में इस तरीके से डराने की बातें होती हैं कि आत्महत्या करनी पड़े। वो छोटे लड़के पे के दिमाग में क्या जाएगा? पहली बात तो वो छोटे लड़का इस स्टेज पे आना ही नहीं चाहिए। उसके कंधे पे हाथ रख के आप ये बात बोल रहे हो, उसके पिताजी को बोल रहे हो, दुनिया को बोल रहे हो, तो इसका मतलब डरा के आप बिजनेस निकाल रहे हो, ठीक है। तो नंबर तो सर धीरे धीरे सबका आएगा, इसके लिए आप तैयार हो जाइए। आप सोशल मीडिया के जमाने में आप रह रहे हैं। और लास्ट में मैंने यहाँ पे लाइन लिखी, सबसे बड़ा सवाल अब इनकी इस गलती का खामियाजा पूरी इंडस्ट्री को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग न्यूज में सुनी बातों को सच मानते हैं, आपकी और हमारी बातों को सच नहीं मानते हैं। कितना भी कोशिश कर लो, ये वीडियो बंद होने वाली नहीं है, ये वीडियो वायरल रहेगी। आप जहां जहां प्लान लेके जाओगे, हम जहां जहां प्लान लेके जाएंगे किसी भी कंपनी का, लोग कहेंगे ये है जी देखो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये होता है, जी न्यूज वाले ये बोल रहे हैं। आम आदमी उनकी बातों को मानता है, आम आदमी आपकी और हमारी बातों को नहीं मानता, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखिए इस वीडियो के माध्यम से कुछ झूठ भी आपको पकड़ाता चलता हूं। चलो अब ये वीडियो हुई है, बहुत सारे लोग अब इस पर मेरे पे कमेंट कर रहे हैं, लोग आप RCM से जलते हो जी, आपको क्या मालूम रवि ओपी शर्मा क्या है। एक लीडर मेरी पोस्ट पे आके, मेरी व्हाट्सएप पे मेरे को चैट करके बोलता है कि आपने ये वीडियो, ये पोस्ट कैसे डाल दी? आप जानते हो रवि ओपी शर्मा कौन है? उसका 70-80 लाख रुपए का चेक आता है, वॉइस नोट डाला है उसने, 70-80 लाख रुपए का चेक आता है। कितना? 70-80 लाख रुपए। 70 और 80 10 लाख बढ़ा दिया उसने, और 10 लाख कम कर दिया। फिर कहता है 60 लाख तो आता ही होगा सर, अब 60 लाख कर दिया, 60-70। तो ऐसे लोगों का मजाक क्यों ना बनाया जाए? क्यों इंडस्ट्री इनका मजाक नहीं बनाई? क्यों ये जितने यूट्यूबर हैं क्यों इनका मजाक नहीं उड़ाएंगे? क्योंकि मजाक उड़ाने वाली ये सब लोग बातें करते हैं। अब आज ये चेक कितना बनता होगा। देखिए रवि ओपी शर्मा ने क्या बोला, जो उसमें मेरा 100 करोड़ रुपए का मंथली टर्नओवर जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए का इनकम बोला। अगर उन्होंने नहीं बोला तो आप केस कर सकते हैं उनके खिलाफ, उनको वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए उनसे माफी मंगवाने के लिए। अगर वाकई आप इतनी बड़ी कंपनी हो, जहां पे आप बता रहे हो रूपांतरण यात्रा निकल रही है, हर जगह विधायक आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, अभिनेता आ रहे हैं, तो आपकी पहुंच तो बहुत बड़ी है ना यार। आप तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी हो, आपके आगे तो आगे पीछे तो कोई है ही नहीं। तो आप तो इतनी बड़ी कंपनी हो जहां पे अमिताभ बच्चन भी आते हैं, आप तो इतनी बड़ी कंपनी जहां पे सानिया मिर्जा भी आती है, आप तो इतनी बड़ी कंपनी जहां पे आशुतोष राणा को भी आपने बुला लिया, दिखा रहे हो कि जी आशुतोष राणा हमारे प्लेटफॉर्म पे आया है। भाई मैं पैसे दे दूं ना तो आशुतोष राणा मेरे प्लेटफॉर्म पे भी आ जाएगा। अभी देखो ना, अभी वो एक प्रिंस लड़का जो है राजस्थान के अंदर, अभी उसको अरेस्ट करके पुलिस ले गई है। 2.5 लाख रुपए में इसको स्कॉर्पियो कार दे रहा था वो सबको, ठीक है। खूब लोगों ने उसके पॉडकास्ट किए, खूब लोगों ने उसको वायरल किया। सोनू सूद ने बोला 500 गाड़ी प्रिंस जी दे रहे हैं, मैं इनके प्रोग्राम में आ रहा हूं। सोनू सूद का वीडियो है। सोनू सूद के पहुंचने से पहले पुलिस अरेस्ट करके पूरे राजस्थान के अंदर उसका जुलूस निकाला है, जुलूस निकाला पब्लिक के बीच में, अरेस्ट कर लिया उस आदमी को। तो कहने का मतलब यह है कि 100 करोड़ का टर्नओवर बताया भाई साहब ने, ठीक है। तो 100 करोड़ का टर्नओवर है, मैंने मान लिया। अब देखो यहां पे मैं एक चीज बताता हूं, जो मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था। मैं RCM छोड़े हुए मुझे 10 साल से ऊपर हो गए। मैंने RCM के खिलाफ कभी भी कोई पोस्ट नहीं डाली, कभी भी कुछ नहीं बोला। अभी जो एक वीडियो भी मैंने बनाया था वो भी इस वजह से बनाया क्योंकि सुरेंद्र वस के चैनल पे, सुरेंद्र वस RCM के टॉप लीडर,
उन पे मुकेश कोठारी आए। मुकेश कोठारी आरसीएम के टॉप लीडर, सुरेंद्र वस की अपलाइन, और ये रवि ओपी शर्मा जो है वो मुकेश कोठारी का भी अपलाइन। तो सुरेंद्र वस के चैनल पे मुकेश कोठारी जी आए और उन्होंने एक वक्तव्य अपना दिया। जब उनसे पूछा गया कि किस तरीके की कंपनी का चुनाव करना चाहिए, आप क्या सजेशन देते हैं, तो उन्होंने क्या बोला, मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, उस पर भी लोग उल्टे सीधे कमेंट करने के लिए आ गए। उन्होंने बोला कि मैं एक ही सलाह देता हूं कि किसी नेटवर्कर ने अगर अपनी कंपनी खोली है तो भूल के भी उस कंपनी में मत जुड़ना, क्योंकि नेटवर्कर सिर्फ पैसा कमाने के लिए आया है, ये कंपनियां बंद हो जाती हैं। तो इतनी बड़ी बात आप यार कैसे बोल के जा सकती हो हमारे बारे में? इस इंडस्ट्री के अंदर आज मैं कम से कम 10 कंपनियों के नाम बता दूं जो नेटवर्कर चला रहे हैं, 10 कंपनियों के बाद का नाम बता दूं जो नेटवर्कर चला रहे हैं और आपसे ज्यादा ग्रोथ है और आपसे ज्यादा पैसा उन कंपनियों में लीडर कमा रहे हैं। दिक्कत पता क्या है? दिक्कत यह है कि आपकी कंपनी से लोग छोड़ छोड़ के जब आपकी टीमों से जाते हैं तो आप इस तरीके के सवाल करते हो। ऐसा ही सवाल मुकेश कोठारी क्या नाम है सुरेंद्र वस जी करते हैं दूसरे लीडर से कि गाड़ियां दिखा के जो बिजनेस करते हैं और साथ में अपना जो चेक दिखा के बिजनेस करते हैं, क्या आप उनको सही मानते हो? यार आपकी कंपनी में दिखा रहे हैं लोग सबसे पहले तो, क्योंकि गाड़ियां देख के, गाड़ियां सबसे पहले इंडस्ट्री में किसकी आई? वेस्टीज कंपनी ने सबसे ज्यादा गाड़ियां पहले दिखाई ना। आज नहीं दिखाती वेस्टीज कंपनी, कार बुक नहीं दिखाती, कार कार्निवल बंद हो गया। मैंने तो वेस्टीज कंपनी के बारे में बोला था, क्योंकि मेरी बात अभी समझ में नहीं आएंगी, मेरी बात ना 5-6 साल बाद समझ में आती है लोगों को। अभी एक कंपनी जो मैंने छोड़ी थी, उस कंपनी का प्लान चेंज हुआ, मैंने छोड़ के रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया उस कंपनी को, मेरे खिलाफ पूरी कंपनी लग गई, सबने मेरे खिलाफ पोस्ट डालनी शुरू कर दी, ये आदमी टिक के काम नहीं करता, देखो जी फिर कंपनी चेंज कर ली। मैंने बोला था कंपनी ने जो प्लान बनाया है ये प्लान गलत है, ये चेंज होगा, ये बंद होगी कंपनी, ये सब छोड़ के जाएंगे। सब ने बोला ऐसा हो नहीं सकता। क्या हुआ? 2 साल के बाद ही वो जिसने प्लान बनाया आज वो तीसरी कंपनी में बैठा हुआ है, और जिन्होंने उस प्लान पे काम किया और जो मेरे खिलाफ बोल रहे थे आज दूसरी कंपनी में बैठे हैं। सब के सब छोड़ के चले गए, वो प्लान बिल्कुल खत्म हो गया। अब कंपनी ने कोई नया प्लान लॉन्च कर दिया। सेम वेस्टीज के टाइम पे मैंने बोला था, क्या बोला था? बेस्ट डील नहीं चल सकता, बेस्ट डील में जो ब्रांडेड प्रोडक्ट आप देते हो मार्केट के, ये नहीं चल सकते, डायरेक्ट सेलिंग में अलाउ ही नहीं। आप अपनी कंपनी का ब्रांड बेच सकते हो, दूसरे के ब्रांड पे आप कमीशन नहीं दे सकते हो। बहुत बड़े लेवल पे बेस्ट डील चला, करोड़ों रुपए के लोगों ने बेस्ट डील के सेंटर खोले। आखिरकार गौतम बाली जी को आज बेस्ट डील बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सरकार की गाइडलाइन में यही है कि आप दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बेच सकते। आज भी कई कंपनी दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में बेच रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो मेरी बातें ना 6 साल के बाद समझ में आती हैं। तो जो मैंने सुरेंद्र वस जी को उसको रिप्लाई किया था वही मेरा वीडियो, उसके खिलाफ मैंने आरसीएम के बारे में आज तक नहीं बोला। और जहां तक आरसीएम अच्छी कंपनी है बेकार कंपनी है, आप लोगों की निगाह में, इंडस्ट्री की निगाह में आरसीएम बहुत बढ़िया कंपनी होगी, मैं सल्यूट करता हूं, वो आपकी सोच है। लेकिन मेरी सोच क्या है उस पर कोई बंदिश नहीं लगा सकता। मेरी सोच में आरसीएम जैसी अनएथिकल कंपनी कोई नहीं है, क्योंकि मैं हूं, मेरा ही पूरा ग्रुप उठा के, मेरी ही अपलाइन ने आरसीएम मैनेजमेंट से सांठ-गांठ करके किसी दूसरे आदमी के नीचे ट्रांसफर करा दिया था। जो मैंने उस वीडियो के अंदर अपना दर्द बताया, उसमें भी लोग बोल रहे थे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सच्चाई आप सुनना नहीं चाहते हो, आप अंधभक्त बन चुके हो, और जब फंस जाते हो फिर आपको लगता है कि हाँ यार उस बंदे ने बात तो ठीक बोली थी। तो मेरी ही पूरे ग्रुप को जो कंपनी ट्रांसफर कर देती है किसी दूसरे ग्रुप में, और सुनवाई करने के बाद, कंप्लेंट करने के बाद भी मेरी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि मैं बहुत छोटा लीडर था उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो बैंड तो उस वक्त भी बन जाती। तो मेरी निगाह में चाहे आरसीएम हो या कोई दूसरी कंपनी हो, अगर कोई पूरा ग्रुप उठा के शिफ्ट कर देता, अगर वो लीडर सही तरीके से काम कर रहा है, तो वो अनएथिकल कंपनी है। मैं एक बार नहीं, इस बात को 1000 बोलूंगा। तो मेरी निगाह में तो आरसीएम कंपनी एथिकल कंपनी नहीं है, अनएथिकल कंपनी है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो पता नहीं कितने हजार लोगों के साथ ये चीजें हुई होंगी, है ना। तो ये बात मैं बोल रहा हूं, मेरे खिलाफ जो एक्शन आपको लेना, आपके पास वकील भी, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, लीजिए, मैं भी साबित करूंगा कि ऐसा मेरे साथ हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। तो मेरे निगाह में आरसीएम मैं अच्छी कंपनी नहीं मानता। दूसरा, उस कंपनी उस वीडियो में मैंने चर्चा किया है कि आरसीएम कंपनी दुनिया में सबसे कम पे आउट देती है, सबसे कम। उस बात पे भी लोग हंसी उड़ा रहे थे कि आप तो बस ऐसे लोगों को मूर्ख बनाते हो, ये इस बात में सच्चाई नहीं है। तो भैया सच्चाई अब रवि ओपी शर्मा ने बता दी है, सुन लीजिए। अब ये उनको समझ में आएगा जो समझदार लीडर हैं और जिनको कैलकुलेशन आती है ना। अंधभक्तों को समझ में आने वाला नहीं है। रवि ओपी शर्मा ने अपनी वीडियो में बोला कि मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ जाता है। वीडियो है, मैं नहीं बोल रहा हूं, रवि ओपी शर्मा की वर्डिंग है। उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं 6 लाख रुपए का जीएसटी देता हूं, 6 लाख रुपए का मैं हर महीने जीएसटी देता हूं, ठीक है, दिया है मैंने 6 लाख का जीएसटी, और मेरा टर्नओवर 100 करोड़ जाता है। और 100 करोड़ के टर्नओवर में 50 करोड़ जो है वो सुरेंद्र वस की टीम से आता है, क्योंकि सुरेंद्र वस मेरी डाउनलाइन में है, ठीक है। और दूसरा टर्नओवर दूसरे लीडर का नाम लिया, उनकी टीम से आता है। 50 करोड़ लेफ्ट से आता है, 50 करोड़ राइट से आता है। मेरा 50 करोड़ की मैचिंग होती है और मैं 6 लाख का जीएसटी भरता हूं। तो भाई 6 लाख का अगर आप जीएसटी भरते हो तो आपके जो अकाउंट में लगभग पैसा आया होगा 33 लाख से थोड़ा सा ज्यादा आया होगा।
और जीएसटी लगा के कर लें तो आपकी इनकम 39 लाख या उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी उस मंथ की, अगर 50 करोड़ की आपने मैचिंग की है तो। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर शक हो या मैं झूठ बोल रहा हूं तो भाई आप अपनी कैलकुलेशन मुझे बता देना। ये तो ऑनलाइन कहीं से भी आप निकलवा सकते हो, किसी अकाउंटेंट से पूछ लो। अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, आपको कैलकुलेशन नहीं आती, जिसने 6 लाख का जीएसटी दिया हो तो भाई कितनी इनकम होगी, तो यही आएगा भाई 33 से 39 लाख रुपए के बीच में उसकी इनकम है। ठीक है, 39 लाख अगर जीएसटी नहीं दिया तो जो उसका चेक बनाए जीएसटी देने के बाद 33 लाख से थोड़ा सा ऊपर आएगा। ठीक है, तो अब टर्नओवर कितना गया, 50 करोड़ की मैचिंग, और चेक कितना बन रहा है 39 लाख रुपए का। तो आप कैलकुलेशन लगा लीजिए, 1% भी इनकम नहीं आ रही उस आदमी को अपने टर्नओवर की। टोटल टर्नओवर जो इस इंसान ने दिया उसका 1% भी नहीं मिला उसको, तो 1% भी नहीं मिला। ये मिला है 0.08%, 0.08%, यानी 1% से भी नीचे चला गया। और अगर 100 करोड़ के टर्नओवर की मैं बात कर रहा हूं तो 100 करोड़ पे तो भाई ये 0.4% हो गया, यानी 0.04% हो गया। यानी क्या दे रही है, क्या बांट रही है। अब जितनी भी कंपनी के लीडर दूसरी कंपनी के मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, आप किसी भी कंपनी, टॉप 10 कंपनी हिंदुस्तान की उठा लीजिए और ये 100 करोड़ का टर्नओवर आप उन कंपनियों के अंदर डाल दीजिए। सर ये 100 करोड़ का टर्नओवर आप उन कंपनी के अंदर डाल दीजिए, मैं लिख के दे सकता हूं सर, इससे 3 से 4 गुना पे आउट दूसरी कंपनियों में बन जाएगा। ये है दिक्कत, क्योंकि वो कंपनी ज्यादा पे आउट बांटती नहीं। इसी वजह से सुरेंद्र वत्स जी या बाकी सब लोग बाकी कंपनियों की बुराई करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उतना पैसा देते ही नहीं है, आपके सामने है, इसमें मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। यानी 100 करोड़ के टर्नओवर पे मात्र 33 लाख रुपए का चेक, यानी 1% से कम पैसा टॉप लीडर को मिल रहा है। सोच के देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं 33 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन जितने बड़े टर्नओवर पे दे रहे हैं वो बहुत छोटी रकम है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि दुनिया के सबसे कम पे आउट देने वाली अगर कोई कंपनी है तो आरसीएम है। ये कैलकुलेशन आपके सामने बोल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, अभी आपको तय करना है भाई कौन सी कंपनी में आपको काम करना है। अब मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा लास्ट के अंदर कि भाई एक लीडर की गलती जो है ना पूरी इंडस्ट्री को भुगतनी पड़ती है। जी न्यूज में जो उन्होंने बोला पल्स का नाम लिया या और कंपनियों का नाम लिया, भाई वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं थे, हम भी जानते हैं, हम कोई पागल नहीं है, हमने यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर कोई घास नहीं काटी, बस हमने ईमानदारी से काम किया है। ठीक है, झूठ बोल के लोगों को बर्बाद करके अपने घर हमने नहीं भरे हैं। और पाप का घड़ा तो सबका भरेगा, मैंने तो पिछली वीडियो में बोला था पाप का घड़ा तो सबका भरेगा, धीरे धीरे सबका नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ। देखिए वीडियो से फर्क क्या पड़ता है, वीडियो से फर्क बहुत पड़ता है। जब मैं वेस्टिज कंपनी में काम करता था, एक सत्यपाल जी थे जो वेस्टिज के खिलाफ बहुत वीडियो बनाते थे। अब सत्यपाल जी ने वीडियो बनाना क्यों शुरू किया, ये समझने का विषय है। सत्यपाल जी के घर में एक व्यक्ति, एक उनका जानकार अपने एक साथी को लेके पहुंचा रात को लगभग 9:30 बजे, और सत्यपाल जी के घर पे उन्होंने प्लान दिखाना शुरू किया। फरीदाबाद में हमारे मित्र रहते हैं सत्यपाल जी, और उन्होंने बताया जी ऐसे ऐसे मैं एक कंपनी में काम करता हूं जिस कंपनी का नाम है वेस्टिज, और इतने साल से काम कर रहा हूं और मेरी यहाँ पे मंथली इनकम 2.5 लाख रुपए के आसपास आती है। तो सत्यपाल जी ने बोला बहुत अच्छी बात है, उन्होंने एमवे किया हुआ है, जानकारी भी रखते हैं इंडस्ट्री की। तो उन्होंने बोला भाई साहब 2.5 लाख रुपए का चेक आता है, तो आप एक बताइए आप कौन सी गाड़ी में है। उसने कहा जी बाहर वैगनार खड़ी है, एक पुरानी टूटी फूटी वैगनार गाड़ी वहां खड़ी थी बाहर। तो 2.5 लाख रुपए का चेक और आप वैगनार के अंदर आ रहे हो, पहले तो यहीं पे आप गलत हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मर्सिडीज में आना चाहिए, मैं तो उसके खिलाफ ही हूं, लेकिन ठीक ठाक गाड़ी तो होनी चाहिए। सत्यपाल जी ने उनको बोला भाई साहब मैं 30-40 हजार रुपये महीना कमाता हूं, आपसे अच्छी कंडीशन की वैगनार तो मेरी बाहर खड़ी हुई है, देख लीजिए आप जाके। तो पहले तो मुझे आपका यहां झूठ लग रहा है, दूसरा मैं आपके साथ जुड़ूंगा, 100% जुड़ूंगा। आप मुझे अपने 6 महीने के स्टेटमेंट दिखाइए लास्ट के, जिसमें 2.5 लाख रुपए आप कमा रहे हैं। उस आदमी ने वहां पे उनको कोई चेक नहीं दिखाया, फोन पे बात करते रहे, कोई चेक नहीं दिखाया। उन्होंने अपने दोस्त से बात करी, उसने भी रिप्लाई किया, कह रहा जी वो चेक नहीं दिखा रहे हैं। सत्यपाल जी को गुस्सा आया कि इसका मतलब ये आदमी मुझे मूर्ख बना रहा है, ऐसे ही ये आदमी इंडस्ट्री में पता नहीं कितने लोगों को घर घर जाके मूर्ख बनाएगा। तब उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया वेस्टिज के खिलाफ, और उन्होंने वेस्टिज के खिलाफ 80% 90% जो वीडियो बनाई थी वो सारी सच थी उस वक्त की। और ये माहौल बन गया था वेस्टिज के अंदर। हम जहां भी प्लान दिखाने जाते थे, प्लान दिखा के घर पे नहीं आए, सामने वाला वीडियो भेज देता, भाई साहब आज मेरे घर में आए थे, सत्यपाल जी की वीडियो देख लो। तो सत्यपाल जी से मैंने बात करके उनकी बहुत सारी जो गलत जानकारियां थी मैंने उनको ठीक किया, और सत्यपाल जी को मैंने राजी किया कि भाई चलो वेस्टिज के अंदर तुम्हारी बात करा देता हूं यार, ये वीडियो बनाना बंद करो। उन्होंने हाँ भी भर लिया। मैं ऑफिस गया, ऑफिस में दीपक सूद जी मिले जो कंपनी के डायरेक्टर हैं। मेरी अपलाइन जो थी, जो कन्वर जी के ब्रदर हैं गोविंद जी, वो भी साथ थे, उन्होंने टाइम लिया, हम दोनों गए। मैंने कहा जी सत्यपाल जी अपनी वीडियो जो है वो बनानी बंद कर देंगे, आप एक बार उनसे मुलाकात कर लीजिए, कुछ बातें हैं उनका वो हो जाएगा सर, ये मामला खत्म हो जाएगा, आगे से कोई वीडियो नहीं बनेगी, बाकी सब पुरानी वीडियो भी बंद हो जाएंगी। दीपक सूद जी ने कहा कि हम नहीं मिलेंगे जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मालिक बोल रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो मैंने एज ए डिस्ट्रीब्यूटर उनको बोला, सर मैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मानता हूं, लेकिन सर एक नीचे वाले डिस्ट्रीब्यूटर को बड़ा फर्क पड़ता है जब नेगेटिव वीडियो बनती है। आप तो जैसे मर्जी मैनिपुलेट कर दोगे, सवालों के जवाब दे दोगे, लेकिन एक जो नए डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ जब नेगेटिव वीडियो आती है, ये बेचारे जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उनका बिजनेस डाउन होता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है, जहां भी जा रहे हैं वो वीडियो आ जाती है, सब लोग मना कर देते हैं। तो दीपक सूद जी के उस वक्त एक शब्द थे और उसी क्षण मैंने निर्णय ले लिया था, मैं वेस्टेज को नहीं करूंगा। उनके शब्द थे, अजय जी नीचे के हजारों लीडर चले जाएं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर का लीडर नहीं जाना चाहिए, हमारा ऊपर का लीडर उनकी वीडियो से नहीं हिल सकता, नीचे के 1000 भी चले जाएं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन मैंने निर्णय ले लिया था, वीडियो मैंने पहले ही बताया है कि मैं गलत कंपनी में हूं, गलत लोगों के साथ हूं, इनकी फीलिंग नीचे के लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर के लीडर, ऊपर के जो चेक, जो उनकी सब बातों को मानते हैं, उसके लिए है। क्या हुआ सर, कितने लोग बर्बाद हुए। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इस तरीके की जब वीडियो आती हैं, पूरी इंडस्ट्री के ऊपर असर होता है इसका। तो मैं भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, ऐसे जो मर्जी आके जो मर्जी बोल के चला जाएगा, तो भाई अब हम चुप रहने वाले नहीं हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज और देना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी कंपनी के लीडर हैं, नाम के साथ देना चाहूंगा, AWPL कंपनी के मालिक हैं मिस्टर संजीव जी। संजीव जी तक मेरा मैसेज जरूर पहुंचा दीजिएगा। आप बहुत बड़े आदमी होंगे सर, आपके पास करोड़ों का टर्नओवर होगा, मैं मानता हूं, और बड़े बड़े चेक आपकी कंपनी में भी आ रहे हैं। आपको मैं एक सलाह जरूर देना चाहूंगा सर, स्टेज पे आके जो आप ये अपनी बातें बोलते हो ना कि मार्केट में सब कंपनियां कचरा बेच रही हैं, सिर्फ एक AWPL कंपनी है जो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट देती है। सर आपके जो वक्तव्य है ना सर, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। आपकी एक वीडियो मैंने देखी सर, उस वीडियो के अंदर आपने बोला कि ये बिजनेस हिजड़ों का बिजनेस नहीं है, जो लोग हिजड़े होते हैं ना वो इस बिजनेस को नहीं कर सकते, मर्दों का बिजनेस है। आप कहना क्या चाहते हैं सर? यानी जो आदमी AWPL में नहीं जुड़ेगा, जो आदमी AWPL में जुड़ने के बाद काम नहीं करेगा, वो सारे हिजड़े हो गए सर। हिजड़े का मतलब जानते हो सर आप क्या है? आपकी कंपनी के लोग या बाकी कंपनी के लोग मुझे बोलते हैं कि एक MD होने के नाते आप इस तरीके से लाइव आके लोगों के बारे में बोलते हो, इस तरीके का इतना टाइम कहां से मिलता है? तो मैं जब सवाल करता हूं कि भाई संजीव जी के वर्ड क्या हैं या मार्केट में जो और लीडर बोलते हैं उनके वर्ड क्या है, उस पर उनका सब पता लग जाता है। आप ये बोलते हो सर हमारी कंपनी में जो लोग गलत काम करते हैं मैं उनके पिछवाड़े पे लात मार के भगा देता हूं, तो सर ये वर्ड आपके मुंह से शोभा नहीं देते। आपने एक इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी की है, हम उसको सराखों पे लेते हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन जब आप स्टेज पे खड़े होकर ये बोलते हैं हजारों लोगों के बीच में लाइव आकर, वो वीडियो आप वायरल करते हैं कि AWPL के अलावा इस इंडस्ट्री में कोई कंपनी नहीं है, ये सबसे बड़ा झूठ आप बोलते हैं सर। जिस वक्त AWPL का जन्म नहीं हुआ था, जिस वक्त आपका डायरेक्ट सेलिंग में जन्म नहीं हुआ था, तब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर करोड़पति पैदा कर दिए थे दूसरी कंपनियों ने। जिस वक्त संजीव जी आपका नेटवर्क बिजनेस में जन्म नहीं हुआ था ना, उस वक्त करोड़पति पैदा हो गए थे इस इंडस्ट्री के अंदर। बाकी जिन कंपनियों के बारे में आज आप खड़े होकर गलत बोलते हो, तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन है, अगर मैं उम्र में आपसे बड़ा हूं तो बड़े भाई के नाते, और उम्र में अगर मैं छोटा हूं, मैं बड़ा ही होऊंगा, छोटा नहीं होऊंगा आपसे, तो बड़े भाई के नाते पैसा ही सब कुछ नहीं होता, एक्सपीरियंस भी होता है, और कब आसमान से इंसान धरती पे आता है ये पता नहीं लगता, इस बात का ध्यान रखें। बड़ी बड़ी कंपनियां जीरो हो गई हैं, बड़ी बड़ी कंपनी खत्म हो गई हैं भाई साहब। तो अपने शब्दों का थोड़ा सा सही चयन प्लीज आप कीजिए, क्योंकि आपको आपके लीडर भी फॉलो करते हैं। तो ये हिजड़ा शब्द बहुत दिनों से मेरे मन में था, तो इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, ये हिजड़ा शब्द, ये पिछवाड़े पे लात मारना शब्द, सारी इंडस्ट्री में लोग कचरा बेच रहे हैं, हम ही सबसे बढ़िया हैं, हम ही सबसे बढ़िया प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हमारी ही कंपनी चल रही है, हमारी कंपनी का जलजला है। सर ये गलत बात है। आप 1000 करोड़ का टर्नओवर दे रहे हैं, अगर ये कंपनी 21,000 करोड़ रुपए है तो उसमें 1000 करोड़ है आपका, और वो 1000 करोड़ भी कैसे आ रहा है ये छुपा हुआ नहीं है। उसमें कितने लोग बल्क बाइंग करते हैं, कितने लोग क्या करते हैं, ये छुपा हुआ नहीं है। तो मैं सभी लीडर को बोलूंगा, भाई मेरे को ज्यादा उकसाने की कोशिश आप ना करें, क्योंकि फिर चिट्ठी खोलेगी तो सबकी RTI भी लगेगी, और सबकी फिर एक एक आदमी की, एक लीडर की पूरी स्टेटमेंट हम चेक करवाएंगे, RTI लगवाएंगे कंपनी के खिलाफ, उनके लीडर के खिलाफ, कि भाई अपनी गाड़ियां भी चेक कराओ, अपनी इनकम भी चेक कराओ, शुरू से लेकर आज तक जितने भी झूठ बोले हैं सबके वीडियो निकाले जाएंगे, सबके पॉइंट निकाले जाएंगे, और फिर सब पे चर्चा की जाएगी। जितने रोस्टर की वीडियो वायरल नहीं होती ना, उससे ज्यादा फिर हमारी वीडियो वायरल होंगी। तो सभी मालिकों से भी मेरा निवेदन है, सही एजुकेशन दीजिए। ये गाड़ियां, ये सब कुछ दिखा के, आज RCM जैसी कंपनी को, यार RCM कंपनी के एक टॉप अचीवर को 50 लोगों को जमीन पे बैठा के बाद बताने की जरूरत पड़ रही है 6-6 मर्सिडीज कार हैं, तो क्या कमाया आपने? आपने कुछ नहीं कमाया दोस्त, आप फेल हो गए। आप फेल हो गए कि आपको इतने बड़े अचीवर को 100 आदमियों के बीच में लाऊं, ना वो प्लान दिखा रहा है, ना वो प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, सिर्फ मेरी मर्सिडीज, ऑडी, BMW, ये घड़ी, इतना बंगला, इतना चेक, इतना वो, इतना फलाना।
ये इंडस्ट्री नहीं है। और खुद आप डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन पढ़िए जो आप लोगों ने ही बनवाई है, उसमें क्लियर ये बात बोली गई है कि अगर कोई इस तरीके की भ्रामक प्रचार करता है, इनकम दिखा के बिजनेस लाता है, चेक दिखा के बिजनेस लाता है, वो इलीगल है। तो ये आप सोच लीजिए। तो इस वीडियो में मैंने यही मैसेज दिया है कि इस इंडस्ट्री को बढ़ाने का काम कीजिए, गिराने का काम मत कीजिए। और अब सच्चाइयां सबके सामने आएंगी, इस बात का ध्यान रखें। तो कोई भी मालिक हो या कोई भी लीडर हो, अगर आप दूसरी कंपनियों के बारे में गलत स्पीच देंगे, दूसरी कंपनियों के बारे में मिसगाइड करेंगे, तो इंडस्ट्री में कोई आए या ना आए, अजय शर्मा जो है, मैंने नाम भी अपना चेंज कर लिया, ध्यान रखें आगे से मेरा फेसबुक वगैरह पे जो नाम चेंज होगा अजय एस शर्मा, तो अजय एस शर्मा जरूर आएगा, इस बात का ध्यान रखें। आपके खिलाफ वीडियो लेके आएगा, आपके खिलाफ सारी बात करने के लिए आएगा। हमारी कंपनी तो चलेगी क्योंकि हम ईमानदारी से कंपनी चला रहे हैं, सबको ईमानदार होना पड़ेगा। और ये जो ढकोसलेबाजी अब शुरू हो गई है इंडस्ट्री के अंदर, इसको सबको मिलकर खत्म करना पड़ेगा। अब जिसको ये वीडियो अच्छी लगती हो भाई आप शेयर कर देना, वरना शेयर मत करना, इसकी नॉलेज अपनी बढ़ा लेना। और जिसको बेकार लगती हो तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता। 5, 6 साल 7 साल के बाद हम बात करेंगे कि क्या होने जा रहा है और क्या नहीं होने जा रहा है। तो रवि ओपी शर्मा जी को भी मैसेज दूंगा, भाई साहब थोड़ा सा अपनी सीनियरिटी के हिसाब से, अपनी पॉपुलरिटी के हिसाब से आप स्पीच देना शुरू कीजिए। आपको इनकम तो आ गई, लेकिन शायद मैच्योरिटी उतनी नहीं आई है कि किस तरीके की स्पीच आपको देनी चाहिए। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि जी न्यूज़ ने गलत बोला है तो भाई साहब केस करो, मैं तो तब मानूंगा। अगर आप केस नहीं कर रहे हो तो दाल में बहुत बड़ा कहीं ना कहीं काला है, या सारी दाल ही काली है, ये बात सच साबित होती है। अगर आप करते हैं तो मैं सैल्यूट करूंगा, अगर नहीं करते हैं तो ये क्वेश्चन मार्क हमेशा के लिए लगा रहेगा कि कहीं ना कहीं आप में और आपकी कंपनी में कोई झोलझाल है, कोई गलत है, जिसकी वजह से आप आवाज नहीं उठा रहे हैं। आपके लीडर तो आके बोल रहे हैं छी न्यूज, छी न्यूज, जी न्यूज की जगह छी न्यूज कर रहे हैं। उसमें गोदी मीडिया भी डाल दिया आपने, है ना, कि मोदी गोदी मीडिया जो है, यानी मोदी की गोदी मीडिया है। फिर आप पॉलिटिक्स में फंसोगे, फिर कोई पॉलिटिशियन आएगा, फिर आपकी कंपनी बंद कराएगा। यानी आपके टॉप लीडर को इतनी भी अक्ल नहीं है, वहां पे गोदी मीडिया लिखवा रहे हो आप कि ये जो गोदी मीडिया है ये झूठ बोलती है ना, छी न्यूज है। भाई उसके बराबर भी नहीं हो आप, अगर हो तो एक्शन लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी पर्सनल एक राय थी, और मैंने जो बात बोली है कि भाई मैं आरसीएम को सही नहीं मानता हूं, कि मेरे साथ आरसीएम ने गलत किया था। आप मानते हो तो मानते हो, तो जो कंपनी भी गलत करती है मैं उसको एथिकल नहीं मानता हूं। और लास्ट में फिर एक बात बोलूंगा, समझ जाओ, नहीं तो धीरे धीरे नंबर सबका आएगा। खासकर लीडर को जरूर बोलूंगा, कंपनी का कुछ नहीं जाना, टॉप लीडर को कुछ नहीं जाना, आपकी और हमारी जो जिंदगी है वो खराब होने वाली है अगर ऐसे लोगों के खिलाफ अब हमने आवाज नहीं उठाई। और इंडस्ट्री में जितने भी अच्छे लीडर हैं उनको भी मैं आह्वान करूंगा, सब एकजुट हो जाओ सर, चाहे हम कम ही क्यों ना हो, सबको एकजुट होना पड़ेगा, एक जैसी बातें हमें बोलनी पड़ेगी, तभी सुधार होगा, वरना इस इंडस्ट्री को इसी तरीके से खराब करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।